आज हम लोग रिप्रोडक्शन का नया चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर छोटा है लेकिन वेटेज ठीक है। मिनिमम 3 क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से आएंगे ही। अच्छा, इसमें जनरल कहानी बहुत लिखी है। जैसे ये हेडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, ये जनरल है। ये पूरा पेज जनरल कहानी में चला जाएगा। ये भी चल रहा है। रियल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह से। उसके पहले जो लिखा उसको देख लेते हैं। एक दो पॉइंट इसमें है, बीच में एमिनियोसेंटेसिस है। यहां से टिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के हिसाब से, इधर आ जाओ इधर। डब्ल्यू के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट। अब ऑल एस्पेक्ट देखो कौन से, तो फिजिकल भी, इमोशनल भी, बिहेवियरल और सोशल। इसका मतलब अगर कोई सोसाइटी और उसके पीपुल फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल तो हो ही, लेकिन साथ में नॉर्मल इमोशनल भी हो और बिहेवियरल भी हो, तभी उसको हम कहेंगे क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्दी। एक जनरल क्वेश्चन है यहां से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सामने क्या प्रॉब्लम है? क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन नहीं होती है? और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करने के लिए क्या रणनीति होगी? रणनीति को स्ट्रेटजी कहेंगे। तो यहां से रटेंगे। फैमिली प्लानिंग कब शुरू हुआ हमारे देश में? 1951 में शुरू हुआ। फिर इस प्रोग्राम को थोड़ा इंप्रूव किया गया, और जब इंप्रूव किया गया तो करंट में इसका नाम बदल गया है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर या आरसीएच प्रोग्राम हो गया है। फिर जनरल कहानी है। मेन पर्पज है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो कैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? तो देखो कैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। एक तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया हेल्प लेंगे, जिससे कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक। दूसरा, इंट्रोडक्शन होना चाहिए एजुकेशन का। के बारे में जो मिसकंसेप्शन बन जाते हैं उसको एजुकेशन से ही दूर कर सकते हैं। सही इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। और बच्चों को डिस्करेज किया जाए कि वो बिलीव ना करें किस पर, किसी भी मिथ पर या किसी मिसकंसेप्शन पर। प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, एडोलिसेंस की, रिलेटेड चेंजेज की, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस की, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स की। जो एडोलिसेंस एज ग्रुप होती है, अगर उसी समय जानकारी होगी तो आगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ होगी। एजुकेट पीपुल, स्पेशली किसके बारे में? फर्टाइल कपल जो हैं उनको बताया जाए कि मैरिजेबल एज कौन सी है, कौन से बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है, कैसे प्रेग्नेंट मदर की केयर की जाएगी, कैसे पोस्ट नेटल केयर होगा, क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए मेल और फीमेल की। इससे कुछ न कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन होगी। अनकंट्रोल्ड जो पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। अगर इन सब बातों को ध्यान करेंगे या इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन होने लगेगी। इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल और बहुत सारा मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए। जनरल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। ये पॉइंट एक टिक कर लीजिए इस जगह। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में सवाल आ रहा है कि करना चाहिए स्टेटरी बैन का मतलब सोच समझ कर, पूरी तरीके से बैन नहीं करना है, इसका कुछ यूजफुल भी वे है, तो यूजफुल बात देखेंगे। फिलहाल स्टेटरी बैन होना चाहिए किस पर? एमनियोसेंटेसिस पर। किस चीज के लिए बैन होना चाहिए? सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए बैन होना चाहिए। क्योंकि चेक करना है क्या, क्योंकि बहुत सारा चांस इसका दुरुपयोग होता है एज ए फीमेल फिटिसाइड। तो फीमेल फिटिसाइड की तरीके से इसका दुरुपयोग ना हो, इस नाते कुछ नियम कानून बनाने चाहिए। किसके खिलाफ? एमनियोसेंटेसिस के खिलाफ। दूसरा, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। ठीक है।
इन एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तो ये अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आएगा। एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं कहाँ से, डेवलपिंग फीटस से, और फिर एनालिसिस करते हैं किसकी, फीटल सेल की, और किसकी, डिजॉल्व सब्सटेंस की। क्यों करते हैं, यूज टू देखो लिखा है, क्यों करते हैं, तो टेस्ट करना है प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। और इसे क्यों चेक करते हो, इसे ये पता करना है कि जो फीटस है उसकी सर्वाइवलिटी का हाल क्या है। तो ये सही तरीका, इसका ये यूज है, ये मिसयूज नहीं है। मिसयूज ये है, ये मिसयूज है। तो बैन इसके लिए नहीं करना है, बैन इसके लिए करना है, फीमेल फिटिसाइड की तरीके से इसका यूज ना होने पावे, इसके लिए बैन करना है। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए बैन नहीं करना है, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो परमिसिबल यूज अगर आपसे पूछेगा इसका परमिशन किसकी है, तो परमिशन है जेनेटिक डिसऑर्डर की, और किसकी परमिशन नहीं है, तो सेक्स डिटरमिनेशन की या फीमेल फिटिसाइड की तरीके से इसको दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज। फिर कुछ रिसर्च भी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रिसर्च का ही एक रिजल्ट है, सहेली एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, फीमेल के लिए है कि मेल, तो कहोगे फीमेल के लिए है। इसको किसने डेवलप किया, तो कहोगे CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ, लखनऊ, ठीक है। क्वेश्चन, इसकी खास बात ये थी कि ये नॉन हार्मोनल थी, ये बात याद रखेंगे। नॉन हार्मोनल पिल्स के नाम पर कौन सी है, इसी नाते इसके साइड इफेक्ट बहुत कम पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे काम करेंगे, पोस्ट नेटल केयर करेंगे, ठीक है, घटाएंगे मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ऐसे लोग बढ़ाएंगे जिनमें बच्चे जिनके कम हो, फैमिली छोटी हो, डिटेक्शन करना चाहिए, क्योर करना चाहिए एसटीडी का, तभी अंततः क्या हो पाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी मिल पाएगी। तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन 2 मिले, एक तो सहेली वाला एक क्वेश्चन मिला है, और एक क्वेश्चन ये मिला है एमनियोसेंटेसिस वाला। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड की एनालिसिस है, किस किस के लिए कर सकते हैं, तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कर नहीं सकते, उसके लिए बैन है। किसके लिए है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, बस ये याद रखना है। फिर आया पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। यहाँ भी जनरल कहानी, इस पेज में भी क्वेश्चन कम है, कुछ रटने वाले हैं। कह रहा है दुनिया भर की अगर हम लोग लास्ट सेंचुरी को देखें तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रही है, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। कैसे, एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन। कैसे ज़रा देखें, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी कब, 1900 में, और ये हो गई 6 बिलियन कब, 2000 में, और 7.2 बिलियन कब, 2011 में। तो अभी तो काफ़ी टाइम बीत चुका है, अगर अभी सेंसस होगी तो काफ़ी ज़्यादा और मिलेगी। ऐसा ही ट्रेंड ऑब्जर्व है इंडिया में भी। क्या, 350 मिलियन थे कब, इंडिपेंडेंस पर 1947 में, और 1 बिलियन हो गए कब, और 1.2 बिलियन हो गए कब, 2011 में। क्यों, कह रहा है रैपिड डिक्लाइन घटा है, डेथ रेट घटी है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी घटा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी घटा है, और बढ़ गया है क्या, नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोडक्टिव एज। यही सब कारण है किसके लिए, पॉपुलेशन बढ़ने के। तो ये पूछ सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण हैं, तो कहोगे 2-3 चीज़ें घटी हैं और कुछ चीज़ें बढ़ी हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आया, इसने धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत मार्जिनल। 2011 की जो सेंसस की रिपोर्ट है, वो ये डाटा आपको याद करना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी है, तो आप कहेंगे लेस देन 2%। इसका मतलब क्या है, 20 पर 1000 पर
ईयर। अगर इस रेट से भी चलेंगे तो काफी जल्दी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फिर ये याद रखेंगे यहां से कि एक स्लोगन है जिसका नाम हम दो हमारे दो या वी टू आवर टू, ये किसका है, तो ये उसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का स्लोगन याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कहते हैं कि एक ही बच्चा हो। दूसरा, बढ़ा दी गई है मैरिजेबल एज, पहले कितनी कर दी गई है, फीमेल के लिए 18 और मेल के लिए 21। अभी और ये भी चेंज हो चुकी है, लेकिन चूंकि बुक में लिखा नहीं तो जो लिखा वही याद रखेंगे। कंट्रासेप्टिव मेथड का अगर इस्तेमाल किया जाए तो अनवांटेड प्रेगनेंसी रुकेंगी। यहां से कुछ क्वेश्चन मिलना शुरू होंगे इस जगह से। इस जगह हेडिंग पड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन हेडिंग पड़ी नहीं है। कंट्रासेप्टिव मेथड पड़े होने चाहिए थे। यहां से कंट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट होते हैं, तो यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। पहला सवाल तो ये है कि आइडियल कंट्रासेप्टिव कौन है, तो उसकी कई शर्तें हैं। क्या, एक तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो या लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। अगर इतनी शर्तें कोई पूरी करेगा तो उसको हम आइडियल कहेंगे। यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, नो इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर। ठीक है, बहुत वाइड रेंज है कंट्रासेप्टिव मेथड की, जो मेल के लिए भी अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी, जैसे नेचुरल बैरियर, बैरियर मेथड, आईयूडी, ओरल, इंजेक्शन, इम्प्लांट और सर्जिकल। तो यहाँ एक ये क्वेश्चन मिल सकता है कि आइडियल कंट्रासेप्टिव कौन सा है। रियल में चैप्टर यहां शुरू होता है। यहां से कुल जितना लिखा है सब याद रखिएगा, क्योंकि इतने से ही इनको 2-3 क्वेश्चन पूछना है। जब इतने से ही पूछना है तो हर लाइन पूछेंगे, तो कोई लाइन बची नहीं जो ना पूछी हो। यहां से इंपॉर्टेंट शुरू। इंपॉर्टेंट का मतलब फिर यहां से लेके आखिरी तक कुल चैप्टर आपको पढ़ा ही होना चाहिए। बस इसके पहले एमनियोसेंटेसिस वाली एक बात है। पहला सवाल है कि नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं। तो नेचुरल मेथड इस सिद्धांत पर काम करता है कि एवॉइड करना है चांस ऑफ ओवम एंड। नेचुरल मेथड में पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है और तीसरा मेथड ये है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई 4-5 नाम दे देगा और पूछेगा इसमें से किसमें साइड इफेक्ट नहीं है, तो जितने नेचुरल मेथड हैं उन सब में साइड इफेक्ट नहीं है। आप समझिए इस बात को। नेचुरल मेथड में कोई डिवाइस या कोई हार्मोन या कोई टेबलेट या कोई इंजेक्शन यूज नहीं किया जाता है, तो क्या कोई साइड इफेक्ट होगा? जब कुछ लेंगे ही नहीं तो साइड इफेक्ट कहां से होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो या तो इसी में से कुछ मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। हाँ, चूज नहीं करवाएगा एग्जामिनर। ठीक है, इन जनरल जो क्वेश्चन आया उसमें आंसर लैक्टेशनल एमिनोरिया था, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, पहला नेचुरल मेथड टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक का मतलब होता है एक निश्चित समय के अंतराल के बाद। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है एब्सेंट हो जाना सेक्सुअल इंटरकोर्स का। सेक्सुअल इंटरकोर्स एवॉइड करना है एक निश्चित समय के लिए, वो समय यहां दिया देखें। ये वो मेथड है जिसमें कपल को क्या करना है, एवॉइड, या उसको क्या करना है, एब्सटेन। कहां से? क्वाइटस। बस दिन याद रखना, 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब क्या हो सकता है, ओवुलेशन। तो ये एसर्शन रीजन में भी बन सकता है कि इतने इस दिनों में क्यों अवॉइड करना चाहिए। ये अवॉइड करने वाली बात एसर्शन में लिखी मिल जाएगी और रीजन ये लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी दौरान क्या है,
चार्ज ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई है, और इसी पीरियड को कहते क्या हैं, फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर अगर एवॉइड किया जाए किसको, क्वाइटस को, ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो कंसेप्शन क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड। बस खत्म। यहां से दूसरी हेडिंग स्टार्ट हो गई, कौन सी, विड्रॉल। विदड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस, विदड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस क्या है इसका समझ लीजिए। तो पेनिस को विड्रॉ कर लेना है आउट ऑफ वेजाइना बिफोर इजाकुलेशन। बस देखिए, विड्रॉ कहो, क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब क्वाइटस को इंटरप्ट कर देना है, रोक देना। मेथड इन विच जो मेल पार्टनर है वो क्या करेगा, विड्रॉ हिज पेनिस, कहां से, वेजाइना। कब, बिफोर इजाकुलेशन है, सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा, बिफोर की जगह आफ्टर लिखेगा गलत हो जाएगा, बिफोर की जगह आफ्टर लिखेंगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा करना है, टू एवॉइड क्या, इंसेमाइनेशन। अब जब इंसेमाइनेशन ही नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। तीसरा है लैक्टेशनल इम्नोरिया। इसका मतलब देख लो, ये एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द लैक्टेशन। अगर लैक्टेशन के दौरान ये हुआ है तो इसको लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। ये मेथड इस बात पर बेस्ड है कि ओवुलेशन और बाकी जो साइकिल है वो नहीं होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्या, इंटेंस लैक्टेशन। इंटेंस लैक्टेशन के दौरान एमिनोरिया होती है, इसी को कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। एक क्वेश्चन, ये किसके बाद होगी, पार्टूरिशन के बाद। देयरफॉर एज लॉन्ग एज, जब तक क्या चलेगा, जब तक मदर क्या कराएगी, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे, फुली चाइल्ड, तो चांस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट क्या है। दिस मेथड रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव कब तक बेटा, कितने महीने, केवल 6 महीने तक है, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं ली जा रही है, कोई डिवाइस नहीं यूज की जा रही है। तो क्या यहाँ कोई साइड इफेक्ट होगा, तो नहीं, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील। ये सबके लिए लिखा है, इसके लिए भी है, इसके लिए और ऊपर वाले के लिए, ठीक है। लेकिन चांस ऑफ फेल्योर ऑफ दिस मेथड आल्सो क्या हाई, लैक्टेशनल एमिनोरिया फेल भी हो सकती है। अधिकतम 6 महीने है, हो सकता है 3 महीने बाद ही क्या हो जाए, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाए। फिर आया बैरियर मेथड, नाम ही बता रहा है, बैरियर का मतलब होता है बाधा। बैरियर मेथड में क्या करना है, ओवम और स्पर्म को रोक देना है, फिजिकली मीटिंग से मिलने ना पाए विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ऐसे मेथड अवेलेबल हैं मेल के लिए भी और किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। इसमें पहला है कंडोम। ये बैरियर मेथड है या बैरियर है जो किसका बना होता है, रबर या किसका बना होता है, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। कवर करते हैं किसको, पेनिस ऑफ द मेल। लेकिन अगर फीमेल कंडोम है तो कवर करेंगे वेजाइना और सर्विक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर क्या करेंगे, वेजाइना एंड सर्विक्स ऑफ फीमेल। कब कवर करेंगे, जस्ट बिफोर क्वाइटस, जिसका क्या होगा, इजाकुलेटेड सीमेन कहाँ नहीं, नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करेगी, प्रिवेंट कर देगी कंसेप्शन। ये रटना है, निरोध इज द ब्रांड ऑफ क्या, कंडोम ऑफ मेल। तो मेल कंडोम में क्या कवर करेंगे, फीमेल कंडोम में क्या कवर करेंगे, ये सवाल पूछ सकता है। फिर यूज ऑफ कंडोम से एक और बेनिफिट लिखा है, इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट। क्या, प्रोटेक्ट करती है यूजर को कहां से, एसटीडी जैसे एड्स। तो ये 2 बेनिफिट इसके मिल गए, एक तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचेंगे। बस ये याद रखना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों क्या होते हैं, कंडोम डिस्पोजेबल होते हैं। बस खास बात यह है कि ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, इसी नाते प्राइवेसी है यूजर की।
फिजिकल बैरियर में दूसरा नाम है डायाफ्राम, तीसरा सर्वाइकल कैप, चौथा वाल्ट। ये याद रखेंगे, ये तीनों केवल फीमेल के लिए हैं, बाकी कांडोम मेल फीमेल। तो कौन सा फिजिकल बैरियर है जो मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल नहीं है? ये सब। और कौन सा है जो दोनों के लिए अवेलेबल है? कांडोम। चलिए, ये बैरियर हैं, किसके बने हैं? रबर के। इंसर्ट कहाँ करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और कवर क्या करेंगे? ऊपर क्या कवर किया था? वेजाइना एंड सर्विक्स। ध्यान रखिएगा, गलती ना करिएगा। यहाँ क्या लिखा है और यहाँ सिर्फ क्या लिखा है? सर्विक्स लिखा है। ड्यूरिंग द क्वाइटस। इससे होगा क्या? ये ब्लॉक करेगा क्या? एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। तो इस केस में जो सीमेन है वो वेजाइना में रिलीज होगा, बस उसके बाद स्पर्म आगे जा नहीं पाएंगे। और इसकी एक और खास बात है, ये क्या है? रीयूजेबल है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले। हाँ, स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज करो या जेली यूज करो या फॉर्म यूज करो एलॉन्ग विद बैरियर मेथड, तो बढ़ जाएगा क्या? कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ये जो स्पर्मिसाइडल हैं ये क्या होते हैं? ऐसा कोई भी केमिकल जो वेजाइना का मीडियम एसिडिक कर दे, तो ये एसिडिक मीडियम कर देते हैं। और उस एसिडिक मीडियम में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसी नाते इसको कहते हैं क्या? स्पर्मिसाइड। तो स्पर्मिसाइड में लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड वगैरह आते हैं, ये सब के सब क्या है? मीडियम को एसिडिक कर देते हैं। क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, बैरियर मेथड से कुछ ना कुछ आ रहा है। बैरियर मेथड हो गए 4। पहला कांडोम, दूसरा डायाफ्राम, कैप और वाल्ट। मेल के लिए, फीमेल के लिए आपको याद रखना है, वो दोनों के लिए, ये केवल फीमेल के लिए। उसमें क्या कवर करेंगे, इसमें क्या कवर करेंगे? वो डिस्पोजेबल होगा, ये रीयूजेबल होगा। वो कैसे कंसेप्शन रोकेंगे, ये कैसे कंसेप्शन रोकेंगे? वहाँ इजाकुलेटेड सीमेन वेजाइना में नहीं जाता है, यहाँ वेजाइना में जाएगा, लेकिन स्पर्म की क्या होगी? एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। कहाँ? सर्विक्स पर। सब सवाल ही सवाल हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछेगा। एक और इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है, कह रहे यूज करो क्या? इंट्रायूट्राइन डिवाइस या शॉर्ट फॉर्म में आईयूडी कहते हैं। ये इंसर्ट कौन करेगा? डॉक्टर या नर्स इंसर्ट करेंगे। और कहाँ इंसर्ट करेंगे? यूट्रस में। और किसके थ्रू करेंगे? वेजाइना। याद रखना, इसको उल्टा मत कर देना, जल्दी पढ़ने में ये यहाँ लिख देगा, ये यहाँ लिख देगा, वो गलत हो जाएगा। इंसर्ट इन वेजाइना थ्रू यूट्रस कहोगे, सही है तो लग रहा है, सही नहीं, गलत हो जाएगा। क्या है? यूट्रस में इंसर्ट करेंगे और थ्रू वेजाइना, मतलब कोई भी यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा, सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो अवेलेबल अभी क्या हो रहा है? एग्जामिनर ABCD करके मैचिंग करा रहा है, 3 साल से लगातार सवाल आ रहा है। 3 नाम इधर लिखे, 3 नाम उधर लिखे, 4 इधर 4 उधर, मैचिंग कराता है। ये मैचिंग में खूब सवाल आ रहा है। नॉन मेडिकेटेड की मैचिंग लिपी लूप से, कापर रिलीजिंग की मैचिंग, कापर T, कापर 7 तो पहचान ही जाओगे, वो मैचिंग इससे करवाता है, मल्टीलोड 375 से। और हार्मोन रिलीजिंग की मैचिंग किससे कराएगा? प्रोजेस्टासाइट या LNG से। फिर आईयूडी क्या करती हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ा देती हैं क्या कि घटा देती हैं? बढ़ा देती हैं। किस? फैगोसाइटोसिस किसकी? स्पर्म की। कहाँ? यूट्रस में। और जो कापर आयन रिलीज होता है वो क्या करता है? वो सप्रेस कर देता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। सप्रेस कर देता है क्या? स्पर्म की मोटिलिटी, तो घटा देगा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। भाई मोटिलिटी कम हो जाएगी तो फर्टिलाइज कहाँ कर पाएगा? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एडिशनल लिखा है, मतलब ये सब काम तो करेंगे ही, एक्स्ट्रा क्या करेंगे? तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एडिशनली क्या करती हैं? तो यूट्रस को अनसुटेबल कर देती हैं। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। और सर्विक्स होस्टाइल कर देती हैं। किसके लिए? स्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, आईयूडी क्या है?
आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पीछे पढ़ के आए थे ना, खासकर ये किनके लिए आइडियल हैं? उन फीमेल के लिए आइडियल है जो क्या चाहती हैं, डिले या क्या चाहती हैं स्पेस चिल्ड्रन। अरे अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाना है, स्पेस का मतलब दो बच्चों के बीच अंतर रखना है, दो बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। तो ये दोनों सवाल एग्जाम में आए हैं, आइडियल वाला और वाइडली एक्सेप्टेड वाला। आइडियल भी कौन? आईयूडी, और वाइडली एक्सेप्टेड भी कौन? आईयूडी। फिर आएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ओरली लेंगे, स्मॉल डोज की लार्ज डोज। स्मॉल डोज क्या लेंगे? या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन ले लेंगे और या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेंगे। ये भी एक प्रकार का क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बस कौन के लिए है? फेवल फीमेल के लिए है। ये यूज करेंगे किस फॉर्म में? या तो टेबलेट के फॉर्म में, इनको बोलचाल की भाषा में पिल कहते हैं। बस ये रटना है कि पिल कैसे ली जाएगी, तो कहोगे डेली लेंगे, 1 पिल पर डे। कितने दिनों के लिए? 21 डेज के लिए। और कब से शुरू करेंगे? तो अगर आप विद इन फर्स्ट 5 डेज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो जो फर्स्ट 5 डेज है ब्लीडिंग फेज है, तो ब्लीडिंग फेज में ही किसी दिन शुरू करेंगे, और जिस दिन से लेना शुरू करेंगे उस दिन 21 दिन लेंगे। तो सबसे बढ़िया पहले ही दिन लेना शुरू करिए और 21 दिन लीजिए। 21, उसके बाद क्या करेंगे? गैप। कितने दिनों का? अब जब 7 दिन का गैप लेंगे तो उसी गैप में क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन। और जब फिर मेंस्ट्रुएशन होगा तो फिर से पिल्स लेना स्टार्ट कर देंगे। कह रहा है ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। कब तक? जब तक फीमेल चाहे। क्या? प्रिवेंट कंसेप्शन। अब सवाल, चलो ठीक है ले तो लिया, लेकिन ये फिर काम कैसे करेगी? तो जो भी पिल लोगे वो एक ही काम करेगी, इनहिबिट ओवुलेशन। ये सबसे बेस्ट आंसर है। हाँ, ना मिले तो आप इसके बारे में विचार करोगे, इम्प्लांटेशन। चूज करवा लिया तो क्या लगाओगे? तो ओवुलेशन लगाइएगा, इम्प्लांटेशन न लगाइएगा। हाँ, एक और काम करता है, ये चेंज कर देता है क्वालिटी ऑफ सर्विक्स के म्यूकस को, थोड़ा थिक कर देता है, जिससे स्पर्म की एंट्री क्या हो जाए? रिटार्ड। लेकिन ये मेन काम नहीं है, और न ये मेन काम है। मेन काम ये है, वैसे काम तो 3 है। कौन कौन से? ओवुलेशन इनहिबिट करेगा, इम्प्लांटेशन इनहिबिट करेगा, स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करेगा। आल मिले आल लगाइएगा, लेकिन अगर आल नहीं मिला तो क्या करोगे? तो फिर ये लगाइएगा। पिल बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और बहुत कम क्या हैं, इसी नाते ये भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड हैं, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। इसी नाते आ गई कौन? सहेली। एक नई पिल है, किसके लिए? फीमेल के लिए। कैसी होती है? नॉन स्टीरॉयडल होती है। इसकी खास बात, वंस ए वीक है, हफ्ते में 1 लेते हैं, और इसके बहुत कम क्या है और बहुत ज्यादा क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ये नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टीरॉयडल है। चाहे नॉन हार्मोनल कहो चाहे नॉन स्टीरॉयडल कहो, नॉन हार्मोनल नॉन स्टीरॉयडल। फिर आएगा या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेले या तो कॉम्बिनेशन में हो, किसके साथ? यूज करेंगे बाय द फीमेल, या तो कैसे? इंजेक्शन, या तो कैसे? इम्प्लांट अंडर द स्किन। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा ही है, मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसका था, बस इफेक्टिव पीरियड क्या होता है? बढ़ जाएगा। इंजेक्शन कई सालों के लिए लगते हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन करें किसका? या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेले का, या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का, या इस्तेमाल कर लें आईयूडी। कब? विद इन 72 आवर ऑफ द क्वाइटस। ये भी बहुत इफेक्टिव है एज ए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है।
इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये उस पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगा जो हो सकता है रेप के बाद हो या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटर कोर्स के बाद हो। फिर आएगा सर्जिकल। सर्जिकल मेथड का नाम स्टरलाइजेशन है। एक क्वेश्चन, ये किनको सलाह दी जाती है? तो न्यूली मैरिड कपल को सलाह नहीं दी जाती है, किसको सलाह देंगे? ये एडवाइस फॉर मेल या फीमेल एज ए टर्मिनल मेथड। और टर्मिनल मेथड की सलाह कब देंगे? जब कुछ बच्चे हों, 1 या 2 बच्चे। टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, कोई और प्रेगनेंसी ना हो। सर्जिकल इंटरवेंशन की खास बात है कि ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा क्या? गैमीट का ट्रांसपोर्ट। तो फिर क्या नहीं होगा? कंसेप्शन नहीं होगा। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल वाला जो होगा उसका नाम वैसेक्टोमी, और फीमेल में जो होगा उसका नाम, जब हम वैसेक्टोमी की बात करते हैं तो स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को या तो रिमूव करो या टाइड अप कर दो। कैसे? छोटा सा इंसिजन लगाएंगे, कहाँ? स्क्रोटम पर। लेकिन अगर हम लोग ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो स्मॉल पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब को रिमूव करोगे या फिर क्या करोगे? किसके थ्रू? स्मॉल इंसिजन लगेगा, कहाँ? या तो एब्डामेन पर, या हो सकता है किसके थ्रू? वेजाइना। टेक्निक हाईली इफेक्टिव है, बस रिवर्सिबिलिटी क्या है? बहुत पुअर है। बस ये क्वेश्चन अलग से याद रखिएगा। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों में गैमीट बनना बंद नहीं होता है। ना ट्यूबेक्टोमी के बाद oogenesis बंद हो जाएगी, ना ओवुलेशन बंद हो जाएगा, और ना वैसेक्टोमी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाएगी, ना इजाकुलेशन बंद हो जाएगा। क्या बंद होगा वो समझ लीजिए। अगर वैसेक्टोमी कर देंगे, वास डिफरेंस काट देंगे, तो एपिडिडाइमिस के आगे स्पर्म नहीं जा पाएंगे। एपिडिडाइमिस के आगे वास डिफरेंस वाले पार्ट में स्पर्म नहीं जा पाएंगे। और अगर ट्यूबेक्टोमी कर देंगे तो फैलोपियन ट्यूब पर रह जाएंगे और स्पर्म ओवम मिल नहीं पाएंगे। तो ये बताओ, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो जाएगी? क्या स्पर्म एपिडिडाइमिस तक नहीं जाएंगे? जाएंगे, बस कहाँ नहीं जाएंगे? वास डिफरेंस में। तो क्या इजाकुलेशन नहीं होगा? होगा। सीमेन का इजाकुलेशन होगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होंगे। अब आ जाओ उधर। oogenesis भी होगा, ओवुलेशन भी होगा, मेंस्ट्रुएशन भी होगा, बस ओवम किससे नहीं मिल पाएगा? स्पर्म से। बस इतने ही क्वेश्चन है। इट इज नीड टू एम्फसाइज दैट द सेक्शन ऑफ सुटेबल, कोई ना कोई कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, बस केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए है। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस के क्या हैं? अगेंस्ट हैं। तो कुछ ना कुछ क्या होगा? साइड इफेक्ट जरूर होगा। क्या साइड इफेक्ट होगा? तो देखो, तो इस पूरे पैराग्राफ में केवल साइड इफेक्ट हमको याद रखने हैं बस। क्या होगा? या तो नॉन, या तो पेन, या तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, या तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, या वैसे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये साइड इफेक्ट हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। जानबूझकर वॉलेंट्री क्या कर दिया जाए? टर्मिनेट कर दिया जाए। किसको? प्रेगनेंसी को। बिफोर क्या? फुल टर्म। फुल टर्म होने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया जाए तो इसको हम कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन। इसी को दूसरा नाम इंड्यूस एबार्सन कहते हैं। डाटा रटना है कितनी? 45 to 50 मिलियन एमटीपी 1 ईयर में होती हैं। ये लगभग टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 मतलब 20% है। इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर इन सारे बच्चों का जन्म होता तो पॉपुलेशन और होती। तो इसका दूसरा मतलब न निकाल लेना कि एमटीपी का इस्तेमाल एज ए पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड नहीं। एमटीपी कभी पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड नहीं हो सकती है। वेदर टू एक्सेप्ट या लीगलाइज एमटीपी, ये रटना है, कुछ खास बात नहीं। गवर्नमेंट यहाँ शुरू करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया कब?
1971 और साथ में कुछ कंडीशंस लगाई गई। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो सकता था, मिसयूज। जैसे तो क्या क्या है वो देखो, ये मिसयूज हैं, स्पेशली ये मिसयूज है इलीगल फीमेल फिटिसाइड, तो इससे बचने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। अब एमटीपी क्यों करेंगे, तो यहां लिखा है एमटीपी डन टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, किससे, अनवांटेड प्रेगनेंसी। बस इस अनवांटेड प्रेगनेंसी को एक्सप्लेन किया गया है। पहला तो ये कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, दूसरा फेल हो जाए क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर रेप के बाद की प्रेगनेंसी। ये तीन प्रेगनेंसी कौन सी हैं, अनवांटेड एक क्वेश्चन। दूसरा है ये जरूरी हो जाता है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करोगे तो ये नुकसानदायक है या जानलेवा है, किसके लिए, मदर के लिए या बच्चे के लिए या दोनों के लिए। ठीक है। एमटीपी सेफ, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कब तक है, तो कहोगे पहले ट्राइमेस्टर, और पहला ट्राइमेस्टर कब तक है, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करेंगे तो रिस्क काफी ज्यादा होगा। ये जनरल कहाँ लिखा है कि ज्यादातर एमटीपी ऐसे लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, इसका मिसयूज होता है। तो देखो क्या मिसयूज होता है, मिसयूज ये होता है कि पहले क्या करा लेते हैं, एमनियोसेंटेसिस करा लेते हैं और फिर ये पता कर लेते हैं कि सेक्स क्या है। अगर सेक्स क्या होता है, फीमेल होता है, अगर सेक्स फीमेल होता है तो क्या कर देते हैं एमटीपी, ये टोटली अगेंस्ट है, क्या, लीगल। सच प्रैक्टिस अवॉइड करना चाहिए, इफेक्टिव काउंसलिंग करना चाहिए, रिस्क फैक्टर बताना चाहिए। तो क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन यही लिखे हैं, ये नई चीज जुड़ी है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जो जुड़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है। एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, कब, 2017 में, और 17 में जब इसमें संशोधन किया गया है तो इसके हिसाब से कुछ बदलाव आए हैं। तो बदलाव देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या, अगर विद इन फर्स्ट 12 वीक आप प्रेगनेंसी में टीपी कराना है तो ओपिनियन कम से कम किसकी होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। लेकिन अगर ये मोर देन 12 वीक हो गई है और मान लेते आवश्यक है कराना ही है तो कम से कम, हाँ लेकिन 24 हफ्ते से क्या होना चाहिए, 12 हफ्ते से ज्यादा और 24 हफ्ते से कम, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर चल रहा होगा तो कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर चाहे जो हो जाए, अगर दो ट्राइमेस्टर गुजर गए, तीसरे ट्राइमेस्टर में है तो चाहे दुनिया भर के सारे डॉक्टर कह दें कि एमटीपी करा दो, लेकिन फिर एमटीपी हो नहीं सकती है, फिर कोर्ट के पास जाएगा मामला, वही तय करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ हैं कि अगर पहले ट्राइमेस्टर में है तो एक डॉक्टर और दूसरे में तो 2 डॉक्टर, और उसके बाद फिर चाहे इतने डॉक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी लिखा है एमटीपी कब अलाउ करोगे, तो देखो पहला कारण कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने से रिस्क है, किसको, प्रेग्नेंट वुमेन को, मेंटल या फिजिकल, और दूसरा कोई और रिस्क है किसको, चाइल्ड को। ठीक है, हो सकता है जन्मजात बच्चा क्या हो, हैंडीकैप्ड पैदा हो, उससे अच्छा हैंडीकैप्ड बच्चा ना पैदा हो। ये भी हेडिंग इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो ऐसा कोई भी इन्फेक्शन या ऐसी कोई भी डिजीज जो ट्रांसमिट हो किसके द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, तो उसी का नाम ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या उसी का नाम वेनरल डिजीज या उसी का नाम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी। ये कुछ है नाम, और भी नाम हैं। कह रहा इन सब में से
जो HIV वाला इन्फेक्शन है वो कहाँ पढ़ चुके हैं? चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है कि पढ़ेंगे? पढ़ेंगे भैया इसके बाद, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, नहीं पढ़ेंगे? कह रहा है इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 7। तो को वहां ये नहीं लिखा है कि चैप्टर 4 में पढ़ाए हैं, ठीक है? हाँ यहाँ लिखा, वहां पढ़ाएंगे, वहां लिखा पीछे पढ़ा चुके हैं। इसमें से कुछ इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ है क्वेश्चन, क्या कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और HIV ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा किसी दूसरे तरीके से फैल सकती हैं? तो अगर दूसरे तरीके से कहेगा तो फिर कौन कौन बताओगे? दो बताओगे, कौन से? अब कैसे फैलेंगी? तो या तो इन्फेक्शियस निडिल से फैल जाएंगी, या तो सर्जिकल, ठीक है, या तो ट्रांसफ्यूजन ब्लड से, या इन्फेक्टेड मदर से फीटस। तो 4 तरीके और हो गए। कह रहा है हेपेटाइटिस को छोड़ दो, जेनेटल हर्पीज को छोड़ दो और HIV को छोड़ दो। छोड़ काहे दे भैया? इन तीनों को छोड़ दो, इसका मतलब इन तीनों को अलग समझ लो। ये वो बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होंगी, नॉन क्यूरेबल, बहुत बार आ चुका है। कह रहा है इनको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, इन्हीं को याद रखना है। यही तीनों क्या हैं? नॉन क्यूरेबल। बाकी सब की सब क्या हैं? क्यूरेबल। तो बाकी बच्ची कौन? यहां नाम लिखे हैं। कह रहा 3 को छोड़ दो, तो जिनको छोड़ना उनको छोड़ दो, बाकी सब यहां लिखे हुए हैं। बस शर्त लगा दिया है, क्या? अगर अर्ली पता चल जाए और ट्रीट करो, ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो कोई नहीं ठीक होगी, ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। अर्ली सिम्पटम बहुत माइनर होते हैं, जैसे इचिंग होती है, जैसे डिस्चार्ज होता है, कुछ पेन होता है, स्वेलिंग होता है जेनिटल रीजन में। लेकिन इन्फेक्टेड फीमेल बहुत बार क्या होती हैं? एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसी नाते बहुत ज़्यादा क्या रहती है? अनडिटेक्टेड। ये हो सकता है एसर्शन रीजन में आ जाए कि ये बीमारियां अनडिटेक्टेड रहती हैं बहुत दिनों तक। तो सवाल ये है कि ये अनडिटेक्टेड क्यों रहेंगी? तो वो यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि इसमें सिम्टम क्या होते हैं? माइनर होते हैं, जो कि नहीं है या बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं है। कहाँ? अर्ली स्टेज में। और तो थोड़ा सोशल स्टिग्मा भी है, लेकिन फिर टाइम लग जाएगा, तो धीरे धीरे क्या कर जाएगी? अगर कॉम्प्लिकेट कर गई तो खतरनाक स्थिति। देखो क्या क्या, तो सबसे पहले तो ये आएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फिर क्या आएगा? एबॉर्शन, फिर क्या आएगा? स्टिल बर्थ, फिर क्या आएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और क्या आएगा? इनफर्टिलिटी, इवन क्या आएगा? कैंसर। तो 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये स्टिल बर्थ है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरे हुए बच्चे का जन्म, मरे हुए बच्चे का जन्म। और एक ये होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होने लगे, जैसे फैलोपियन ट्यूब में डेवलपमेंट होने लगे, तो उसको क्या कहोगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या वेजाइना तक आ जाए, वहां डेवलपमेंट होने लगे, तो भी क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी खतरनाक है स्थिति है। यूट्रस के अलावा कहीं और एम्ब्रायो डेवलपमेंट होने लगा तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये काम का है। तो प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है, खासकर STD के मामले में। वैसे तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इस एज वाले लोगों को संभावना ज्यादा रहती है। इसका प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योर संभव नहीं बहुत सारी बीमारियों में, तो प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रिवेंशन, एवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर। दूसरा, ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम। और तीसरा, अगर डाउट है तो कहाँ जाएं? डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं है जिसमें इनफर्टिलिटी से सवाल ना आए। जान लीजिए हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है, और फ्री का सवाल है, सिर्फ मेमोरी है आपकी यहाँ। क्या दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उनको हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। लिखा है अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, इवन क्या कर रहे हैं? अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस कर रहे हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन यहाँ नहीं दी है,
तो डिफिनीशन दी है समरी में, तो हम पहले समरी में डिफिनीशन पढ़ लेते हैं फिर वापस आते हैं। ये डिफिनीशन यहां लिखी है, डिफिनीशन यहां लिखी है, कहानी वहां लिखी है। क्या? इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन इज कॉल्ड। तो ये लाइन कितनी बढ़िया है, लाइन यहां छुपा के रखे हैं, ये वहां लिखी होनी चाहिए थी। ठीक, ये लाइन वहीं जोड़ दीजिएगा वापस। अब सवाल ये है कि इनफर्टिलिटी क्यों होगी? कोई ना कोई तो कारण होगा। तो इनफर्टिलिटी का कारण देखो क्या है, तो या तो क्या होगा फिजिकल, या तो कंजेनाइटल, या तो डिजीज, या तो ड्रग, या तो इम्यूनोलॉजिकल, या तो साइकोलॉजिकल। इन इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है, काहे के लिए? चाइल्डलेस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम किसमें हो सकती है, मेल भी हो सकती है। एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट जिनको हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक कहते हैं, ये पता करेंगे कारण कि आखिर क्या कारण है, और तभी कोई ना कोई क्या बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे। ट्रीटमेंट में की जितनी भी टेक्निक है उन सबको क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जितना नीचे लिखा है यहां से लेकर के यहां तक जितना लिखा है, ये तक, ये भले ही नहीं हो, इस जगह से लेकर के थोड़ा ऊपर तक जितना लिखा है वो सब आपको याद ही होना चाहिए। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF कहते हैं। IVF फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आउटसाइड बॉडी, कहाँ कराओ? सिमिलर कंडीशन, और उसके बाद क्या करा दो? एम्ब्रायो का ट्रांसफर। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी कराएंगे, फिर एम्ब्रायो का ट्रांसफर करेंगे। इसी को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ऐसे में ओवा कहाँ से लेंगे? वाइफ से, या और स्पर्म कहाँ से लेंगे? हस्बैंड से या डोनर। और कलेक्ट करने के बाद इंड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। भाई स्पर्म ओम फ्यूज करेंगे, जाइगोट बन जाएगा। कहाँ? तो कहो कि लेबोरेटरी में। ठीक है, फिर जाइगोट ले लो उस टेस्ट ट्यूब से, या अर्ली एम्ब्रायो ले लो। बस कब तक का? तो कितने डिवीजन हुए हैं जाइगोट में? कितने डिवीजन हुए हैं? अगर 8 सेल हैं तो 3 ही डिवीजन तो हुए हैं। तो 3 क्लीवेज के बाद, नंबर ऑफ क्लीवेज भी पूछ सकता है एग्जामिनर, कितने क्लीवेज? 3 क्लीवेज। फिर इसको उठा के ट्रांसफर कर दो कहां? अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे तो प्रोसेस का नाम, इसका मतलब जो जिफ्ट है वो किसका पार्ट है? टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट है। ठीक, फिर देखो, हो सकता है एम्ब्रायो का मोर देन क्या हो जाए। अगर 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा हो जाएगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे? तो क्या कहोगे? तो ये भी किसका हिस्सा है? टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या 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 करते हैं? तो टेस्ट ट्यूब बेबी में पहले तो ये काम करते हैं, पहले क्या करते हैं? IVF करते हैं। उसके बाद फिर एम्ब्रायो ट्रांसफर के 2 टेक्निक हैं। कौन सी? एक जिफ्ट करेंगे, एक IUT करेंगे। एक आया हुआ सवाल है, पूछा था इसमें से कौन सा तरीका है जो टेस्ट ट्यूब बेबी का पार्ट नहीं है? तो जो नहीं होगा देख लेना क्या है, जो है मैंने बता दिया। कौन कौन है? IVF है, ये भी तो पार्ट है, और एम्ब्रायो ट्रांसफर है, उसमें ये भी है और ये भी है। बस अंतर क्या रखना है? 8 तक या 8 से ज्यादा। जाइगोट है तो कहां? 8 तक तो कहां? 8 से ज्यादा तो कहां? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभार एम्ब्रायो कहां बना? इन विवो का मतलब होता है नेचुरल फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल, वहां से निकाल लिया गया और ऐसे ट्रांसफर किया गया। तो ऐसे क्यों ट्रांसफर करोगे? तो भैया ये उन्हीं फीमेल के लिए है जो क्या नहीं कर सकती थी? कंसीव। तो अगर कंसीव नहीं कर सकती थी मतलब ऐसी स्थिति थोड़ा अजीब है,
वाइफ में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन संभव है, प्रेगनेंसी नहीं संभव है, आगे चल नहीं पाती है, तो वहीं से फर्टिलाइज्ड ओवम को निकाल लेंगे, वो क्या होगा इन विवो वाला, और किसी सरोगेट मदर में क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्ट फ्रॉम डोनर कहां, तो कहोगे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। किस फीमेल में करोगे ये, जो कंसीव नहीं कर सकती है, जो कंसीव कर सकती है लेकिन क्या नहीं है, ओवम बना नहीं सकती है, क्योंकि उसके पास बेहतर इन्वायरमेंट है किसके लिए, और फर्दर डेवलपमेंट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गिफ्ट की सलाह कब देंगे, जब वो कंसीव कर सकती है लेकिन ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। फिर आएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी कभी कभार आईवीएफ का पार्ट होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ये एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसमें एम्ब्रायो बनाना है, कहाँ, तो लैब में बनाना है, तो फिर वो आईवीएफ वाला ही तो हो जाएगा। इसमें स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे किसमें, ओवम में। तो ध्यान से सुनिएगा, आईसीएसआई आईवीएफ का पार्ट है, वो भी कभी कभार वहां होता क्या है, टेस्ट ट्यूब में स्पर्म डाला गया, ओवम डाला गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, आईसीएसआई का। तो अगर लैब में एम्ब्रायो बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आईवीएफ है, तो आईवीएफ में किसका इस्तेमाल करेंगे, आईसीएसआई। अगर इनफर्टिलिटी हो जाए इस नाते कि मेल पार्टनर अनेबल इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट द फीमेल, या स्पर्म काउंट ही क्या हो, बहुत लो हो, किसमें, इजाकुलेशन, तो फिर क्या सलाह देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्वेश्चन आया है, एक हस्बैंड में स्पर्म काउंट लो हैं, तो बताओ कौन सी सलाह दी जाए, तो एआई की सलाह दी जाए। क्या करेंगे, इन दिस टेक्निक सीमेन को कलेक्ट करेंगे हस्बैंड से। आराम से सोचें, हस्बैंड से कब कलेक्ट करेंगे, जब काउंट लो होगा तो नहीं कलेक्ट करेंगे, जब ये इनएबिलिटी वाली बात होगी तब कलेक्ट करेंगे। हस्बैंड से कब कलेक्ट करेंगे और डोनर से कब कलेक्ट करेंगे, याद रखना, हस्बैंड से कब कलेक्ट करेंगे, जब इनएबिलिटी होगा, और डोनर से कब कलेक्ट करेंगे, जब स्पर्म काउंट क्या होगा, लो होगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हस्बैंड में अगर स्पर्म काउंट लो है तो वहां से कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर कहाँ रिलीज करेंगे, तो सीमेन को या तो कहाँ रिलीज करेंगे, क्या, वेजाइना। तो अगर वेजाइना में रिलीज किया तो कहोगे इंट्रा वेजाइनल इंसेमाइनेशन, और अगर यूट्रस में रिलीज किया तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन। तो एआई में भी अच्छे क्वेश्चन है। एआई की सलाह कब दोगे, इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट या लो स्पर्म काउंट। अगर इनएबिलिटी है तो हस्बैंड से ही कलेक्ट कर लेंगे, और अगर लो स्पर्म काउंट है तो हस्बैंड से कलेक्ट नहीं करेंगे, कहां से, डोनर से। कह रहा चाहे जितने ऑप्शन लगा लो, प्रोफेशनल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और बहुत महंगा प्रोसेस है, और बहुत लिमिटेड, बहुत वेरी फ्यू सेंटर ही हमारे। वो अलग बात है कि अब पढ़ते समय बहुत हो गए हैं, लेकिन जब किताब लिखी जा रही तो बहुत कम थे, ठीक है। सभी लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इसको एफोर्ड कर सकते हैं, और इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर भी इसके साथ जुड़े हैं। तो जो अल्टीमेट एम तो बच्चा पाना है ना, अल्टीमेट एम क्या है, बच्चा ही पाना है। तो कह रहा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, ठीक है, अनाथ जो बच्चे हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, लीगल एडाप्टेशन। लीगल एडाप्टेशन से बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे, और माँ बाप को बच्चा मिल जाएगा, और पैसा भी बच जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो 2 लेक्चर प्रिंसिपल पढ़ाएंगे और 2 ही लेक्चर मॉलिक्यूलर पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 लेक्चर जरूर करने हैं, ये 4 लेक्चर।